ऑप्शंस ये नाम सुनते ही ना मेरे दिमाग में 3 तस्वीरें आती हैं। कुछ के लिए ये कोई रॉकेट है जो रातों रात अमीर बना देगा। हाँ, ये तो है। कुछ के लिए ये जुआ है जिसमें मतलब घर तक बिक जाता है। सही बात है। और बहुत ही कम लोगों के लिए ये शतरंज की बिसात जैसा एक रणनीतिक हथियार है। बिल्कुल। आज हम लॉरेंस मैकमिलन की किताब ऑप्शंस एज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के जरिए इसी तीसरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। हमारा मिशन साफ है, ये जानना कि ऑप्शंस को एक लॉटरी टिकट से एक बिजनेस प्लान में कैसे बदला जा सकता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, इस किताब का सबसे बड़ा आइडिया ही यही है। अच्छा। ज्यादातर लोग ऑप्शंस में पैसा इसलिए नहीं हारते क्योंकि बाजार गलत था। वो इसलिए हारते हैं क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई प्लान ही नहीं था। कोई प्लान नहीं था। मैकमिलन ऑप्शंस को देखने का नजरिया ही बदल देते हैं। वो कहते हैं कि ऑप्शंस असल में स्पेक्यूलेशन के लिए नहीं बल्कि रिस्क को ट्रांसफर करने और मैनेज करने के लिए बने हैं। रिस्क ट्रांसफर। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। मतलब एक जुआरी से एक बिजनेस ओनर की तरह सोचना। ठीक है, तो चलिए इस बात की गहराई में उतरते हैं। रिस्क ट्रांसफर टूल, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। किताब इसे आसान तरीके से कैसे समझाती है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक किसान का बीमा। ओके। किसान को डर है कि कहीं सूखा पड़ने से उसकी फसल बर्बाद ना हो जाए, तो वो क्या करता है? बीमा लेता है। हाँ, वो एक बीमा कंपनी को एक छोटा सा प्रीमियम देता है। हाँ। अब अगर फसल अच्छी हुई तो उसे बस उस प्रीमियम का नुकसान हुआ। ठीक है। लेकिन अगर फसल बर्बाद हो गई तो बीमा कंपनी उसे एक बड़ा नुकसान भरने के लिए पैसे देगी। समझी। तो उसने अपना रिस्क कंपनी को दे दिया। एग्जैक्टली, उसने अपना बड़ा रिस्क बीमा कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। ऑप्शंस भी यही हैं। अच्छा। ऑप्शन बायर एक छोटा प्रीमियम देकर बड़े मुनाफे की उम्मीद करता है और अपना नुकसान उस प्रीमियम तक लिमिटेड रखता है। और बेचने वाला? वहीं ऑप्शन सेलर वो प्रीमियम लेकर रिस्क अपने ऊपर लेता है, इस उम्मीद में कि वो प्रीमियम उसकी कमाई बन जाएगा। मतलब ये लेन देन तो बहुत सीधा और साफ है, फिर गड़बड़ कहाँ होती है? ये एक जुआ क्यों बन जाता है? गड़बड़ तब होती है जब लोग ये भूल जाते हैं कि वो किसान है या बीमा कंपनी। वो बस दाव लगाने लगते हैं और यहीं से सबसे बड़ी गलतीफहमी पैदा होती है कि जो ऑप्शन सबसे सस्ता है वही सबसे अच्छा है। हाँ, बिल्कुल। कोई सोचता है कि 5 रुपए का ऑप्शन 50 हो जाएगा तो मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा। लेकिन मैकमिलन कहते हैं कि ये सोच ही गलत है। बिल्कुल गलत। उनका कोर आइडिया है ऑप्शंस आर नॉट डायरेक्शनल बेट्स, दे आर प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर्स। ओके, प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर्स, ये सिर्फ दिशा पर लगाए दाव नहीं बल्कि संभावनाओं पर बने ढांचे हैं। इसको और आसान शब्दों में कैसे समझें? इसे ऐसे सोचें, एक जुआरी शर्त लगाता है कि अगले 10 मिनट में बारिश होगी। उसे कुछ नहीं पता, वो बस तुक्का मार रहा है। एक रणनीतिकार वो ये देखता है कि मौसम विभाग के हिसाब से बारिश की 70% संभावना है। राइट। आसमान में काले बादल हैं और हवा में नमी है, इसलिए बारिश होने के आसार ज्यादा हैं। तो वो डेटा देख रहा है। हाँ, ऑप्शन ट्रेडर को दूसरा वाला बनना है। वो ये नहीं पूछता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। वो क्या पूछता है? वो ये पूछता है कि मार्केट की ऊपर जाने की संभावना कितनी है और उस संभावना के लिए मुझे कितना प्रीमियम देना या लेना पड़ रहा है। तो ये धैर्य से सोचने वालों का खेल है। बिल्कुल। तो अगर ये सब संभावना का खेल है, तो इन संभावनाओं को तय कौन करता है? वो क्या चीज है जो एक ऑप्शन को महंगा या सस्ता बनाती है? यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। बताइए। एक ऑप्शन की कीमत कई चीजों से तय होती है। स्टॉक की कीमत, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी में बचा हुआ समय। लेकिन जो सबसे ताकतवर, सबसे कह सकते हैं रहस्यमयी फैक्टर है, वो है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, यानी आईवी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। हाँ, आप इसे बाजार का डर या उत्साह का मीटर भी कह सकते हैं। डर का मीटर? हाँ, जैसे जब बजट आने वाला हो या कोई बड़ा फैसला आना हो तो बाजार में अनिश्चितता बढ़ जाती है। सही बात है। किसी को नहीं पता कि क्या होगा। इस डर की वजह से आईवी बढ़ जाती है और ऑप्शंस महंगे हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि बीमा की मांग बढ़ गई है? बिल्कुल। और जब सब कुछ शांत हो जाता है, आईवी गिर जाती है और ऑप्शन सस्ते हो जाते हैं। तो एक स्मार्ट ट्रेडर सिर्फ चार्ट नहीं देख रहा, वो इस डर के मीटर को भी देख रहा है। एग्जैक्टली। वो ये नहीं पूछ रहा कि रिलायंस ऊपर जाएगा या नीचे, बल्कि ये पूछ रहा है रिलायंस के ऑप्शंस अभी महंगे हैं या सस्ते। सही पकड़ा। पर ये पता कैसे चलेगा कि वॉलेटिलिटी कब ज्यादा है और कब कम? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए बाजार की दिशा का अनुमान लगाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन वॉलेटिलिटी को समझना ज्यादा आसान है।
वॉलेटिलिटी का एक चक्र होता है, वो बढ़ती है और फिर घटती है। ओके। ट्रेडर्स इसके लिए आईवी रैंक या आईवी परसेंटाइल जैसे टूल्स इस्तेमाल करते हैं। ये बस ये बताते हैं कि आज की वॉलेटिलिटी पिछले 1 साल की वॉलेटिलिटी के मुकाबले ज्यादा है या कम। अच्छा। और मैकमिलन का सुनहरा नियम यहीं से आता है। वॉलेटिलिटी को तब खरीदो जब वो कम हो और तब बेचो जब वो ज्यादा हो। मतलब जब डर कम हो तो खरीदो और जब डर ज्यादा हो तो बेचो। बिल्कुल। जब आईवी ज्यादा हो यानी ऑप्शंस महंगे हों तो सेलिंग स्ट्रेटजीज जैसे क्रेडिट स्प्रेड्स या कवर्ड कॉल्स बेहतर काम करती हैं। आप उस बढ़ी हुई कीमत का फायदा उठाते हैं। और जब आईवी कम हो यानी ऑप्शन सस्ते मिल रहे हो तो बाइंग स्ट्रेटजीज जैसे डेबिट स्प्रेड्स इस्तेमाल की जा सकती हैं। ठीक है, तो थ्योरी समझ में आ रही है। अब इसे एक्शन में देखते हैं। मान लीजिए एक नया ट्रेडर है, उसे लगता है कि कोई स्टॉक ऊपर जाएगा, वो सीधा एक कॉल ऑप्शन खरीद लेता है। मैकमिलन के हिसाब से ये जुआ क्यों है? ये एक क्लासिक गलती है। और इसे स्ट्रैटेजी में कैसे बदला जा सकता है? एक नौसिखिया ट्रेडर अक्सर एक बहुत दूर का आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदता है। आउट ऑफ द मनी मतलब ऐसा कॉल जिसका स्ट्राइक प्राइस मौजूदा बाजार भाव से बहुत ऊपर हो। मान लीजिए स्टॉक 100 रुपए पर है तो वो 120 रुपए का कॉल खरीद लेगा, क्योंकि वो बहुत सस्ता मिल रहा होता है। हाँ, और उसकी एक्सपायरी भी बस कुछ ही दिनों में होती है। ये बस एक लॉटरी का टिकट खरीदने जैसा है, जिसमें जीतने की संभावना शायद 1% से भी कम हो। बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन है समय, जिसे ट्रेडर्स की भाषा में थीटा कहते हैं। थीटा? थीटा वो दीमक है जो हर रोज ऑप्शन वाले के प्रीमियम को खाता रहता है। अगर स्टॉक कहीं नहीं गया तो भी हर गुजरते दिन के साथ उस ऑप्शन की कीमत कम होती जाएगी। तो फिर स्ट्रेटेजिक कॉल बाइंग क्या हुई? उसके लिए मैकमिलन कहते हैं कि एट द मनी या हल्का सा इन द मनी कॉल खरीदो, यानी जिसका स्ट्राइक प्राइस बाजार भाव के करीब हो। हाँ, या उससे कम हो, और सबसे जरूरी उसमें एक्सपायरी के लिए पर्याप्त समय हो, कम से कम 45-60 दिन। और एक स्टॉप लॉस। हाँ, आपके पास एक तय स्टॉप लॉस होना चाहिए कि अगर ट्रेड गलत हुआ तो आप कहाँ निकलेंगे। यहाँ आप सिर्फ तुक्का नहीं लगा रहे, आप समय और संभावना को भी अपने पक्ष में रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हुई खरीदने की बात। अब बेचने वाली एक स्ट्रैटेजी पर आते हैं। आपने कवर्ड कॉल का जिक्र किया था जी। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आपके पास जो शेयर पड़े हैं उन पर आप अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। मतलब इट साउंड्स लाइक फ्री मनी। हाँ, लगता तो है, लेकिन इसमें कोई कैच तो होगा। बिल्कुल है। यही वो सवाल है जो एक स्मार्ट ट्रेडर पूछता है। कवर्ड कॉल में यही सबसे बड़ा ट्रेड ऑफ है। मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर हैं जो आपने 500 रुपए में खरीदे थे। ठीक है। आपको लगता है कि अगले 1 महीने तक ये स्टॉक 530 रुपए से ऊपर नहीं जाएगा, तो आप 530 का कॉल ऑप्शन बेच देते हैं। और मान लीजिए आपको 10 रुपए प्रति शेयर का प्रीमियम मिल गया। मतलब 1000 रुपए जेब में। हाँ, 1000 रुपए आपकी जेब में तुरंत आ गए। अब 3 बातें हो सकती हैं। पहली, स्टॉक 530 के नीचे ही रहता है, आपको 1000 रुपए का मुनाफा हो गया। सिंपल। दूसरी, स्टॉक 550 चला जाता है, अब आपको अपने शेयर 530 पर बेचने पड़ेंगे। आपको शेयरों पर 30 रुपए का फायदा हुआ और प्रीमियम का 10 रुपए, यानी कुल 40 रुपए का फायदा। लेकिन 20 रुपए की तेजी गंवा दी। हाँ, आपने 530 से 550 तक की 20 रुपए की तेजी गंवा दी। और तीसरी बात, अगर स्टॉक गिरकर 480 पर आ जाए तो आपको शेयरों पर 20 रुपए का नुकसान होगा। लेकिन प्रीमियम मिला था। हाँ, 10 रुपए का प्रीमियम मिलने से आपका कुल नुकसान सिर्फ 10 रुपए का रह जाएगा। तो कवर्ड कॉल एक इनकम स्ट्रैटेजी है, ग्रोथ स्ट्रैटेजी नहीं। ठीक है, तो अगर कॉल बाइंग बहुत ज्यादा रिस्क वाला दाव है और कवर्ड कॉल में मुनाफा सीमित हो जाता है, तो क्या कोई बीच का रास्ता है ना? यहीं पर शायद स्प्रेड्स की बात आती है, जिन्हें मैकमिलन बाजार में टिके रहने की रणनीतियां कहते हैं। स्ट्रैटेजीज फॉर सर्वाइवल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि स्प्रेड्स में जोखिम पूरी तरह से नियंत्रित होता है, कंट्रोल्ड होता है। हाँ, जब आप एक अकेला कॉल या पुट खरीदते हैं तो आपका पूरा प्रीमियम दांव पर होता है, जो 100% डूब सकता है। लेकिन एक स्प्रेड में आप एक ऑप्शन खरीदते हैं और साथ ही साथ एक दूसरा ऑप्शन बेच भी देते हैं। इससे आपकी कुल लागत कम हो जाती है और आपका अधिकतम नुकसान पहले से ही तय हो जाता है। बिल्कुल। एक बुल कॉल स्प्रेड का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक स्टॉक 98 रुपए पर है और आपको लगता है कि वो ऊपर जाएगा। ओके। तो आप 100 रुपए वाला कॉल खरीदते हैं, मान लीजिए 3 रुपए में। लेकिन इसे सस्ता बनाने के लिए आप साथ ही एक दूर वाला कॉल जैसे 105 रुपए वाला बेच देते हैं, मान लीजिए 1 रुपए में। तो नेट कॉस्ट हुई 2 रुपए। हाँ, आपकी जेब से कुल लागत से 2 रुपए लगी।
अब आपका मुनाफा 100 और 105 के बीच लिमिटेड हो गया, लेकिन आपका अधिकतम नुकसान भी सिर्फ 2 रुपए प्रति शेयर पर सीमित हो गया। तो एक गलत ट्रेड आपको खेल से बाहर नहीं करेगा। नहीं करेगा। ये एक ट्रेडर को बाजार में लंबे समय तक टिके रहने में मदद करते हैं। ठीक है, तो हमने रणनीतियां समझ ली, वॉलेटाइल माहौल में क्या करना है, शांत माहौल में क्या करना है, कंट्रोल्ड रिस्क कैसे लेना है। लेकिन मुझे लगता है कि असली खेल यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि कितनी भी अच्छी रणनीति हो, एक गलत दांव, एक गलत मानसिकता सब खत्म कर सकती है। मैकमिलन के हिसाब से एक ट्रेडर की असली बढ़त उसकी स्ट्रैटेजी से नहीं बल्कि उसके रिस्क मैनेजमेंट से आती है। रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी रणनीति इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ही ट्रेड में अपनी सारी पूंजी लगा देंगे तो एक गलत फैसला आपको तबाह कर सकता है। उनका गोल्डन रूल है सर्वाइव फर्स्ट, प्रॉफिट लेटर। पहले बाजार में टिके रहना जरूरी है, मुनाफा बाद में आएगा। बिल्कुल। तो इस सर्वाइव फर्स्ट मेंटालिटी के लिए कुछ ठोस नियम भी हैं? हाँ बिल्कुल है। कुछ बुनियादी नियम है। पहला, पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग। किसी एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का एक छोटा हिस्सा, मान लीजिए 2% से 5% से ज्यादा का रिस्क कभी ना लें। मतलब अगर 1 लाख रुपए है तो स्टॉप लॉस 2000 से 5000 का होना चाहिए। हाँ, ताकि अगर आपके लगातार 5 ट्रेड भी गलत हो जाएं, तब भी आप खेल में बने रहें। और दूसरा नियम है रिवेंज ट्रेडिंग से बचना। बदला लेने वाली ट्रेडिंग। हाँ, अगर एक ट्रेड में लॉस हो गया तो गुस्से में आकर बाजार से बदला लेने के लिए बड़ा ट्रेड नहीं लेना है। ये सबसे आम गलतियों में से एक है। और एक नियम जो मैंने बहुत सुना है वो है गिरते हुए ट्रेड में और पैसा लगाकर उसे एवरेज करना। ये तो जहर है। इस पर किताब क्या कहती है? किताब कहती है कि ये ट्रेडर के लिए जहर है। इसे ऐसे समझिए, आपका ट्रेड एक डूबती हुई नाव है। उसमें और पैसा लगाकर एवरेज करना मतलब नाव में एक और छेद कर देना ताकि पानी और तेजी से अंदर आए। सही बात है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर नुकसान को स्वीकार करता है, अपनी गलती मानता है और नाव से उतरकर अगली नाव की तलाश करता है। तो ये सब एक खास मानसिकता पर आकर टिक जाता है। एग्जैक्टली। एक सफल ट्रेडर भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेता, वो लालच या डर से काम नहीं करता। वो अनुशासन और संभावनाओं के आधार पर सोचता है। वो ये नहीं पूछता कि मैं सही हूं या गलत, क्योंकि बाजार में कोई हमेशा सही नहीं हो सकता। कोई भी नहीं हो सकता। बल्कि वो ये पूछता है कि इस ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड मेरे पक्ष में कितना है। यही सबसे बड़ा अंतर है। एक जुआरी हर दाव जीतना चाहता है, जबकि एक बिजनेस चलाने वाला व्यक्ति जानता है कि कुछ सौदे फायदेमंद होंगे और कुछ नहीं। उसका लक्ष्य कुल मिलाकर मुनाफे में रहना होता है। हाँ, ऑप्शंस ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है। इसमें आपको अपने नुकसान को छोटा रखना होता है और मुनाफे को बढ़ने देना होता है। और ये एक अनुशासित प्रोबेबिलिटी बेस्ड मानसिकता से ही संभव है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि ऑप्शंस कोई शॉर्टकट या लॉटरी का टिकट नहीं है, वो अपने आप में रिस्क और प्रोबेबिलिटी की एक भाषा है। सही कहा। अगर हम उस भाषा के व्याकरण को यानी वॉलेटिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट और सही स्ट्रैटेजी को सीख लें तो हम बाजार के साथ बेहतर संवाद कर सकते हैं। बिल्कुल। लॉरेंस मैकमिलन का संदेश साफ है, बिना स्ट्रैटेजी के ऑप्शंस जहर हैं और एक सही स्ट्रैटेजी के साथ यही ऑप्शंस ताकत बन जाते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अगर ऑप्शंस को एक बिजनेस की तरह गंभीरता से लिया जाएगा तो बाजार भी आपको एक ट्रेडर के तौर पर सम्मान देगा। ये सब जानने के बाद एक विचार मन में आता है जिस पर सोचा जा सकता है। क्या? अगर ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स इन रणनीतियों को समझे बिना सिर्फ बाजार की दिशा पर दांव लगा रहे हैं और समय के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो क्या वे अनजाने में उन प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए एक बेहतरीन मौका नहीं बना रहे हैं जो सिर्फ प्रोबेबिलिटी और वॉलेटिलिटी का खेल खेलते हैं? मतलब? इस खेल में क्या एक इंसान का जुआ दूसरे इंसान की सैलरी नहीं बन रहा है?